So very warm welcome to all of you on your beloved channel Unacademy UPSC हिंदी। मेरा नाम अखिलेश है बच्चों, और हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जनरल साइंस के साथ। ये जनरल साइंस की क्लास है और आज की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा सेल बायोलॉजी शुरू हुई है और हम लोग न्यूक्लियस के आसपास पहुंच गए थे और न्यूक्लियस से उसकी जानकारी ली और पता चला कि न्यूक्लियस क्या है। वो मास्टर कंट्रोल सिस्टम है पूरे की पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म का। ये बात कल हो चुकी थी और आपसे मैंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा आनुवांशिक द्रव्य स्थित होता है। आनुवांशिक द्रव्य यानी कि डीएनए, और इसी डीएनए में सारी सूचनाएं कूटबद्ध होती हैं। किस प्रकार से कूटबद्ध होती हैं हम लोग डीएनए की संरचना आज पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। तो जीवन काल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है, जो ट्रेट होने हैं, जो कुछ भी सूचनाएं हैं, सब कुछ डीएनए के अंदर हैं, जीन के रूप में होती हैं। ठीक है बच्चों, और ये सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि अगर डीएनए को जोड़ा जाए, जो एक सेल के न्यूक्लियस में स्थित है, अगर उसको लंबाई में खींच लिया जाए तो वो कम से कम 1.5 से 2 मीटर का हो जाएगा, और एक 10 माइक्रोमीटर के छोटे से डायमीटर के गोलार्ध में वो सारा का सारा डीएनए केंद्रित है। कैसे? ये सवाल मैंने आपसे पूछा था और आपसे कहा था कि इस पे ज़रा सोचिएगा कि किस प्रकार से इतना बड़ा डीएनए, लंबा डीएनए उस छोटे से केंद्रक में स्थित है। आपने सोचा भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा और काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि डीएनए जो है न्यूक्लियस में, केंद्रक में सुपर कॉइल्ड कंडीशन में होता है। अब सुपर कॉइलिंग क्या है? जो साइंस वाले बच्चे हैं, लाइफ साइंस के, उनको तो समझ में आता है कि हाउ सुपर कॉइलिंग टेक्स प्लेस। उसमें हिस्टोन प्रोटीन का क्या रोल है, जो भी स्कैफोल्ड लगते हैं उस पर डीएनए रैप करता है, वो सारा कुछ। बट एक लेमन लैंग्वेज में अगर आपसे मैं कहूँ तो कुछ इस प्रकार से आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पतंग उड़ाए होंगे बचपन में। 15 अगस्त को कहीं कहीं ये मकर संक्रांति को उड़ाई जाती है पतंग। तो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आपने उड़ाई होगी पतंग। अब ज़रा सोचिए कि वो जो धागा जो उस परेती में, या जो आप भी उसको शब्द देते हो, देशज शब्द क्या हो सकता है, आंटी हो सकता है, परेता, लटाई, वॉटएवर, उसमें अगर लपेट के न रखा जाए और उसे पूरे कमरे में फैला दिया जाए तो एक कमरा भी छोटा हो जाएगा उस धागे को रखने के लिए। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन जैसे ही आप उस लटाई पे उसे लपेट लेते हैं तो उतना बड़ा धागा व्यवस्थित हो जाता है उस लटाई पे, और उस लटाई को आप अलमारी में रख देते हैं। ठीक यही होता है डीएनए के साथ। इतना लंबा डीएनए, उसको हिस्टोन प्रोटीन नाम की लटाई पे नेचर ने लपेट के रखा है। हिस्टोन प्रोटीन की मदद से उस पे वो लिपट जाता है और वो सुपर कॉइल स्टेज में क्रोमोसोम के रूप में स्थित होता है। तो अब आपको एक नया शब्द भी मिल गया, क्रोमोसोम। तो जो डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में मेटाफेज स्टेज में दिखाई पड़ता है वो क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमोसोम की संख्या हर ऑर्गेनिज्म में नियत होती है। जैसे ह्यूमन में अगर देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम को। तो चलिए आइए यहीं से कहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं कि इतना लंबा डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक हुआ बच्चों। उसके लिए आपको जानना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एक स्कैफोल्ड का काम करता है। स्कैफोल्ड का मतलब, जिस तरह से लटाई आपने देखी, परेती देखी जिस पे धागा, ठीक वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन एक स्कैफोल्ड का काम करता है जिसके ऊपर डीएनए लिपटा रहता है। ऑक्टामर स्टेज में होता है और कई सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिस पे डीएनए लिपटा रहता है। और सुपर कॉइलिंग की स्टेज जब आती है, ये हिस्टोन प्रोटीन है बच्चों, हिस्टोन, और जिस पे ये डीएनए लिपटा हुआ है।
और ये जब इस पे लिपटते लिपटते सारा डीएनए लिपट जाता है तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फर्दर इसको कहते हैं हम सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग। और जब सुपर क्वाइलिंग हो जाती है तो ये बना देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों, ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, डीएनए, क्रोमोसोम, इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, जीन, और एक और शब्द लिख दे रहा हूं, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन जाल, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन जाल, ये एक ही चीज है बच्चों जिसके डिफरेंट नाम है। उसकी लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, बट डीएनए क्या है, नॉर्मल जब सेल होती है, सेल जब डिवाइड नहीं कर रही होती उसको कहते हैं नॉर्मल स्टेज। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो ये सारा का सारा डीएनए क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, जब सेल डिवाइड करना शुरू करती है और जब मेटाफेज स्टेज आती है सेल की, मेटाफेज, ठीक है बच्चों, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, ये क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस्ड होते हैं और कंडेंस्ड होकर के ये क्रोमैटिन बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, और ये क्रोमोसोम हमें मेटाफेज स्टेज में दिखाई पड़ते हैं, और आधे क्रोमोसोम एक सेल में, आधे क्रोमोसोम एक सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, तो ऐसा होता है। हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए कि डीएनए और क्रोमैटिन फाइबर एक ही बात है, बस नॉर्मल सेल में ये क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने लगती है ये कंडेंस्ड होकर के मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के रूप में, थिक क्रोमैटिन फाइबर के रूप में स्थित हो जाते हैं, उन्हें हम गुणसूत्र कहने लगते हैं। ठीक है बच्चों, इसी क्रोमोसोम या डीएनए अथवा क्रोमैटिन फाइबर का एक छोटा फ्रेगमेंट जो किसी ट्रेट को, जो किसी कैरेक्टर को व्यक्त करता है, उसे जीन कहा जाता है। कहने का मतलब आंख का कलर, बाल का कलर, शरीर की लंबाई, अथवा जो कोई भी ट्रेट आप देख रहे हो, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर, उसको व्यक्त करने वाली जो इकाई होती है वो होती है जीन। जीन से नीचे आपको नहीं जाना है क्योंकि ये जनरल स्टडीज की क्लास है। तो जीन क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन कोड एनी कैरेक्टर। आर यू गेटिंग? डीएनए का एक छोटा भाग, टुकड़ा, जो कोई कैरेक्टर को डिसाइड करता है या किसी प्रोटीन को बनाता है। ठीक है बच्चों, आप ये जान लीजिए, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या कुछ भी जो शरीर में हो रहा है, जो डीएनए की सूचनाओं के आधार पे हो रहा है या जो जीन के द्वारा हो रहा है, वो एक रास्ते से होता है जिसमें प्रोटीन जरूर बनता है। याद रखिएगा, प्रोटीन जरूर बनता है। हर जीन कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है और वही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है बच्चों, सेंट्रल डोग्मा अभी हम आज ही देखेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है? हिस्टोन प्रोटीन एक स्कैफोल्ड का काम करता है, एक परेती नुमा संरचना का काम करता है जिसपे डीएनए क्वाइल करके सुपर क्वाइल्ड स्टेट में क्रोमैटिन जाल के रूप में अथवा क्रोमोसोम के रूप में केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कैसे क्रोमैटिन फाइबर या कैसे डीएनए अथवा कैसे क्रोमोसोम, जिसका अगर जिसे फैला दिया जाए तो लगभग 1.5 से 2 मीटर हो जाए उनकी लेंथ, एक छोटे से केंद्रक जिसकी साइज 10 माइक्रोमीटर है, डायमीटर जिसका व्यास, उस छोटे से गोले में समा जाते हैं। उसके पीछे हिस्टोन प्रोटीन का हाथ है बच्चों, ये एक स्कैफोल्ड देता है जिस पे ये लिपट करके सुपर क्वाइल्ड स्टेट में
क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। और जब नॉर्मल ये होते हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रही, कोशिका विभाजित नहीं कर रही, कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा, उस स्टेट में ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर क्या है? डीएनए ही है। और जब कोशिका विभाजित होने लगती है और मेटाफेज स्टेज आती है बच्चों, जैसे ही मेटाफेज आती है, ये क्रोमेटिन जाल कंडेंस्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, एंड दे आर नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, क्रोमेटिन जाल से क्रोमोसोम कब बनता है? जब कोशिका विभाजित होने लगती है, तब ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। डीएनए ही क्रोमोसोम है, डीएनए ही क्रोमेटिन फाइबर है, और डीएनए ही जीन है, बशर्ते डीएनए का एक फ्रेगमेंट जो कि किसी कैरेक्टर को डिसाइड करे, जीन कहलाता है। क्लियर हो गई ये बात, या मैं फिर से बताऊं? फिर से बता देता हूं एक बार। देखो बच्चों, मेरा जो सवाल था आपसे वो ये था कि छोटा सा न्यूक्लियस, अदना सा 10 माइक्रोमीटर के व्यास का न्यूक्लियस 1.5 मीटर के डीएनए को कैसे व्यवस्थित करता है। उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप पतंग उड़ाते हैं और धागे को आप पूरे कमरे में नहीं रखते, एक परेती में उसे सुपर कॉइल करके एक अलमारी में आप रख देते हैं। अगर मैं कहूं कि 2 किलोमीटर लंबा धागा उस छोटी सी अलमारी में कैसे रख गया, तो आप बताओगे सर परेती से रख दिया, उस लटाई पे मैंने लपेट दिया, जो भी आप कहते हो, आपके क्षेत्र में जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता हो समझने के लिए। ठीक वैसे ही हिस्टोन क्या करता है? हिस्टोन ठीक वैसा ही काम करता है कि आओ डीएनए इस पे लिपट जाओ, और कई सारे हिस्टोन प्रोटीन इसके फोल्ड का काम करते हैं। इसमें डिटेल में मैं नहीं जाता, बस ये समझिएगा, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, उसी लटाई जैसा काम करते हैं और इस पे डीएनए लिपट जाता है, फिर ये व्यवस्थित हो जाते हैं और सुपर कॉइल्ड स्टेज में, कॉइल्ड सुपर कॉइल्ड स्टेज में हो जाते हैं, जिससे छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए समा जाता है। पहली बात, जब डीएनए सुपर कॉइल स्टेज में न्यूक्लियस में दिखाई पड़ता है तो ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे दिखाई पड़ता है, ये है न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि ट्रू न्यूक्लियस में होती है। ठीक है बच्चों, आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो उसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस था, वहां भी डीएनए होता है, बट ऐसे इन्वलप नहीं होता, कवरिंग नहीं होती, इसलिए वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, इसलिए वो प्रोकैरियोट है। यहां क्या है बच्चों, ये जो ऐसे बिखरा हुआ देख रहे हैं ना, ये है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर यानी कि डीएनए ही है, ये डीएनए क्रोमेटिन फाइबर के रूप में है। और ये सेल है, ऐसे बड़ी सी सेल, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम, एवरीथिंग इज हियर। हम लोग न्यूक्लियस पे ध्यान दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये सेल जब नॉर्मल स्थिति में है तो ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में यहां होगा। अब सेल का मन किया कि यार हम डिवाइड करते हैं, हम कुछ और सेल बनाएं ताकि इस ऑर्गेनिज्म के हाइट में ग्रोथ हो। तो क्या करेगा, ये सेल डिवाइड होना शुरू होगा, और डिवाइड होके जब मेटाफेज स्टेज में आता है, मेटाफेज, तब क्या होता है बच्चों, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ना, ये मोटे होने लगते हैं, कंडेंस्ड होने लगते हैं, एंड नाउ दे बिकम क्रोमोसोम। अब क्या होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर।
ठीक है बच्चों, ये चित्र मैं बना रहा हूं, इसको देख के आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तीन जोड़े गुणसूत्र हैं, तीन जोड़ी गुणसूत्र हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस्ड हो गए, मोटे हो गए, थिक हो गए, और अब इन्हें कहा जाएगा गुणसूत्र, हिंदी में क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम वास्तव में क्या है? यही तो डीएनए हैं जो यहां दुबले पतले थे क्योंकि सेल नॉर्मल कंडीशन में थी, अब सेल को डिवाइड होना है, यही डीएनए बदल गया क्रोमोसोम में। आर यू गेटिंग दिस? और ये डीएनए जब सेल डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, दोनों सेल में क्रोमोसोम चले जाएंगे। कहने का मतलब है डीएनए ही क्रोमैटिन फाइबर है, डीएनए ही क्रोमोसोम है, और डीएनए का एक छोटा फ्रैगमेंट जो कोई ट्रेट को कोट करे या कोई भी प्रोटीन कोट करे, उसको हम जीन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि गंगाधर ही शक्तिमान है। जीन क्या है? डीएनए का ही एक फ्रैगमेंट है। इस क्रोमोसोम में बहुत लंबे डीएनए होंगे और उसमें का एक कोई पार्ट जो एक्सप्रेस होगा वो जीन कहलाएगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, इसका चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। तो हम लोग ये जान गए बच्चों कि डीएनए क्रोमैटिन फाइबर के रूप में, क्रोमोसोम के रूप में कहाँ स्थित है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस मास्टर कंट्रोल सिस्टम है किसका? पूरी सेल का। मास्टर कंट्रोल सिस्टम ऑफ सेल। क्यों इसके पास मास्टर कंट्रोल सिस्टम है? क्योंकि सारी सूचना, सारी जानकारी इसी के पास है। अब जरा सोचिए कि न्यूक्लियस से कोई भी जानकारी बाहर कैसे आती होगी। जब तक जानकारी बाहर आएगी नहीं, तब तक आगे का काम बढ़ेगा नहीं। कहने का मतलब है जानकारी कोई भी आएगी, ये जीन है मान लीजिए, ये डीएनए है और काफी लंबा डीएनए है, उसका छोटा छोटा भाग मैंने ऐसे ब्लैक कर दिया, और भी रंग यूज कर लेते हैं, कलरफुल हो चीजें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये चित्र बनाया। ये है डीएनए। डीएनए काफी लंबा सा डीएनए है, उस डीएनए का छोटा सा एक पार्ट मैंने उसको एनलार्ज किया है माइक्रोस्कोप लगा के, ताकि आप देख सकें। अब इस डीएनए में आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मैंने कलर दिखाए हैं। ये क्या है? ये फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, और ये एक कलर मान लीजिए, ये आंख का रंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंख का रंग। ये वाला मान लीजिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये वाला जीन बनाएगा इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन। ये वाला जीन मान लीजिए बनाएगा कि ये ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन का मतलब, ऑन्कोजीन वो जीन होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, और हम सबके शरीर में कभी कभी ये मोस्टली ये पाए जाते हैं। ऑन्कोजीन दे कैन कॉज कैंसर, यानी कैंसर होने की संभावना जिस भी व्यक्ति में होती है उनमें ऑन्कोजीन होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं तो कैंसर होता है। याद रखिएगा, एवरीथिंग वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ इज इनकोडेड इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर डीएनए। इसी डीएनए में सारा कुछ है कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आंख का रंग बताने का एक ये जीन है, जीन 1। कोई जीन और है, जीन 2 मान लीजिए, ये इंसुलिन को बनाता है। जीन 3 है मान लीजिए, वो ऑन्कोजीन है, वो कैंसर कॉज कर सकता है। ये वाला एक जीन है, जीन 4 मान लीजिए, जीन 4।
ये क्या करता है, ये आपकी हाइट को डिसाइड करेगा कि आप 6 फीट के होंगे कि 6.25 फीट के होंगे या छोटे रह जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? ये आपके स्किन के कलर को डिसाइड करेगा। मान लीजिए ये 5वां जीन है, स्किन कलर। ठीक है बच्चों, इस तरह से डीएनए की पूरी लेंथ, जितनी बड़ी डीएनए है उसमें कुछ जीन होते हैं जो ऐसे कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, ये जब कैरेक्टर डिसाइड करने पे आते हैं तो इनको कहते हैं ये जीन एक्सप्रेस हुआ, मतलब उसने अपना काम कर दिया। यानी अगर आपकी हाइट 6 फीट की हो गई, दैट मीन्स ये वाला जो जीन 4 था वो एक्सप्रेस हो गया, उसने अपना काम कर दिया। आर यू गेटिंग? यानी वेन एवर देयर विल बी जीन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि जीन ने अपना काम किया। तो जीन जब एक्सप्रेस होगा तो वो किस रूप में होगा, क्या करेगा कि वो उसको कहेंगे कि हाँ ये एक्सप्रेस हो गया? जरा सोचिए, कुछ तो ऐसा करेगा जिससे उसके जो गुण हैं वो आपके शरीर में दिखाई पड़ने लगेंगे। मान लीजिए हाइट बढ़ाने वाली जीन की ही बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसे प्रोटीन कोट करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि कुछ हार्मोन या खुद स्वयं में हार्मोन हो या ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करे। पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके हिलाएं कि भाई सिक्रीट करो ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि हम जीन है 6 फीट वाली हाइट बनाने वाले, तो आपको ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना होगा। तो ये उसको प्रोटीन बनाएगा, ठीक है बच्चों। और ये प्रोटीन आइदर इट विल बी हार्मोन, जैसे इंसुलिन है तो ये सीधे सीधे प्रोटीन है, अदरवाइज ये स्टिमुलेशन करेगा किसी भी हार्मोन को बनाने के लिए। यहां भी इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। अब आंख का रंग है, ये भी आइडोप्सिन और रोडोप्सिन, क्या है, ये प्रोटीन है। कहने का मतलब जब भी जीन एक्सप्रेस होता है बच्चों तो प्रोटीन बनाता है। ये बात समझ में आ गई? अब आपसे मैं पूछता हूं कि प्रोटीन बनाने का कार्य किया कहां जाता है, तो आप कहोगे सर आपने जो बताया था उसके हिसाब से तो राइबोसोम पे होता है। आर यू गेटिंग दिस? यानी न्यूक्लियस में जीन है, डीएनए है, यहीं पे तो डीएनए है, और राइबोसोम कहां पे थे, साइटोसॉल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे हुए थे। तो यहां पे सूचना लिखी हुई है कि ये प्रोटीन बनाओ, और प्रोटीन बन रही है यहां, इसका मतलब यहां से सूचना यहां आई होगी तभी तो। ये बात कितने लोग समझ गए? ये सूचना न्यूक्लियस से चल करके यहां तक आई होगी तभी तो यहां पे राइबोसोम फटाफट इंसुलिन बना दिया। जैसे आइसलेट ऑफ लैंगरहंस के पास जो बीटा सेल थी उन्होंने इंसुलिन बना दिया। वहीं कुछ सेल होती हैं जो ग्लूकेगॉन बनाती हैं, ठीक है बच्चों। ग्लूकेगॉन क्या करता है, शर्करा का नियमन वो भी करता है, और इंसुलिन, हम इंसुलिन नॉर्मली पढ़ लेते हैं, ग्लूकेगॉन को छोड़ देते हैं। ग्लूकेगॉन क्या करता है, व्हेनेवर देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ शुगर इन ब्लड, तो वो ग्लाइकोजन को फटाफट शुगर में बदलता है। अपना ही हार्मोन है, इंसुलिन जैसा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग उसे छोड़ देते हैं। ग्लूकेगॉन, नाम लिख लीजिएगा, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये दोनों भाई भाई हैं और पैंक्रियाज से ही सेक्रीट होते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज है ज़्यादा तो इसको कम करेगा। और ग्लूकेगॉन क्या करता है, अगर ग्लूकोज कम हुआ, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो कि बहुत खतरनाक होती है, ये उसको बढ़ा देता है। ठीक है, हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग फंसे कहाँ थे, अटके यहाँ थे कि बच्चों यहाँ से सूचना आई कैसे, कुछ तो मैकेनिज्म होगा। यानी न्यूक्लियस के पास से सूचना राइबोसोम तक पहुंच रही है, कोई तो एजेंट होगा, तभी तो ये सूचना आई। तो उस एजेंट का नाम होता है मैसेंजर आरएनए। इसका नाम ही है मैसेंजर आरएनए। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और लेकर के यहाँ पे सूचना आता है राइबोसोम के पास। फटाफट राइबोसोम उसको पढ़ता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, और प्रोटीन बना दी जाती है। तो बच्चों, जो मैंने ये आपको रास्ता दिखाया कि डीएनए
में सूचना है और वो सूचना मैसेंजर आरएनए के रूप में न्यूक्लियस से बाहर आई और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आया और राइबोसोम ने सूचना पढ़ी और प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन गोल्गी अपरेटस अपना पहुंच जाएगा वहां ट्रॉली लेके, इस प्रोटीन को उठाएगा और ले जाके सिक्रीट करा देगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है, इसे ही कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। अगर आपको ना समझ में आई हो बात तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग अभी डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, उसके बाद इसको मैं फिर से बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल हमें समझना है और हम लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि सेंट्रल डोग्मा इसका नाम दे दिया गया। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आया और राइबोसोम इज द सीट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। और ये बात हमें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। चलिए आइए हम लोग ज़रा पहले मैसेंजर आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, ये तो जान लें। तो बच्चों डीएनए क्या है? डीएनए आपका अनुवांशिक द्रव्य है। डीएनए को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड और दो तरह के न्यूक्लिक एसिड जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ठीक है बच्चों, नाम इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक राइबोज न्यूक्लिक एसिड और ये है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पेंटोज शुगर इसमें भी होती है, 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर और 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर इसमें, सॉरी राइबोज शुगर इसमें भी होती है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कार्बन होता है वहां पे OH ग्रुप लगा होता है, यही अंतर होता है दोनों के शुगर में, यानी शुगर दोनों की लगभग एक है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है और इसमें राइबोज शुगर है। बच्चों और क्या अंतर है? दूसरा अंतर होता है बच्चों इनमें प्यूरीन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसका जब हम वॉटसन और क्रिक जब इन्होंने मॉडल बनाया डीएनए का, बताया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, तो उसमें इन्होंने बताया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, जिसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं हम लोग देखेंगे। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस भी होता है। क्या क्या होता है? एक तो शुगर हुआ, फिर होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। थोड़ी देर के लिए हम लोग आरएनए को भूल जाते हैं। चलो भाई, तुम्हें हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहां देखते हैं बच्चों, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है, हिंदी में लिखें, पिरिमिडीन। ठीक है बच्चों, प्यूरीन और पिरिमिडीन नाम के दो नाइट्रोजनस बेस हो गए। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। दो नाइट्रोजनस बेस हो गए, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन दो तरह का होता है जो डीएनए में होता है और पिरिमिडीन भी दो होते हैं। प्यूरीन दो होते हैं। प्यूरीन दो कौन कौन से हैं देखिए, एक ए है
और एक जी है, इसका नाम होता है एडिनिन, इसको कहते हैं गुआनिन। ठीक है बच्चों, एडिनिन गुआनिन हिंदी में लिखना चाहिए मुझे, ये यूपीएससी हिंदी है अनअकैडमी। तो एडिनिन और ग्वानिन ये है प्यूरिन बेस, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन क्षार जिनको हिंदी में कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है बच्चों, और पिरिमिडीन होता है साइटोसिन और थाइमीन, साइटोसिन और थाइमीन। ये हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की। तो डीएनए किसका किसका बना हुआ है बच्चों? डीऑक्सीराइबोस शुगर दिखाई पड़ रही है, उसमें नाइट्रोजन क्षारक हैं और फॉस्फेट लगा हुआ है। नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन, जो फिर से दो दो प्रकार इनके और हैं, एडिनिन और ग्वानिन जिन्हें प्यूरीन कहते हैं, और पिरिमिडीन, साइटोसिन और थाइमीन। ये डीएनए को बनाने में जो केमिकल खर्च होते हैं उनके नाम लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, केमिकल कंपोजिशन यही होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर चित्र अगर मैं बना दूं तो भी आपके कोई काम नहीं आएगा, इसलिए रहने दीजिए। 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये तो पता चल गया कि केमिकल कंपोजिशन डीएनए का क्या है, लेकिन ये केमिकल्स किस प्रकार से एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में होते हैं और डीएनए को बनाते हैं, इस बात का पता सबसे पहले लगाया था वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। किसने लगाया था बच्चों? वॉटसन एवं क्रिक ने। कब लगाया? 1953 में। कैसे लगाया? बाय डूइंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए, डीएनए की एक्सरे से फोटो खींच करके। जैसे इमेजिन करते हैं ना आप, तो एक्सरे से उन्होंने डीएनए की फोटो खींची और देखा कि उसमें किस प्रकार से चीजें अरेंज्ड हैं। तो क्या किया था इन्होंने? किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है बच्चों, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके इन्होंने डीएनए की संरचना का पता लगाया, डीएनए की संरचना, और ये पाए कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, द्विगुणित संरचना, जिसमें जो उसका बैकबोन होता है वो राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से बना होता है, जो शर्करा और नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट का बना होता है, तथा नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस, क्षारक लिख देते हैं, तथा नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों,
मोटी मोटा बात इन्होंने जो बताई वो ये बताई कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देखने के बाद ये पता चला कि डीएनए जो है उसका जो बैकबोन है बच्चों वो शुगर, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट से बना हुआ है, और नाइट्रोजन जो क्षारक हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में पता चला और उसके डायमेंशन पता चले, और सबसे बड़ी बात कि नाइट्रोजन क्षारक कौन किससे जुड़ा है ये भी पता चला, और वो नियम के रूप में जाना जाता है। तो वॉटसन और क्रिक को 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल बताने के लिए नोबेल भी दिया गया था, नोबेल प्राइज। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखें ज़रा कि वो अरेंजमेंट किस प्रकार से था। वॉटसन और क्रिक ने जो देखा था, डबल हेलिक्स किस प्रकार से था, द्विगुणित संरचना किस प्रकार से थी, और कैसे ये सारे अटैच्ड थे। ठीक है बच्चों, आइए ज़रा देखते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने देखा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जो हेलिक्स की बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी हुई है, और उसमें नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं, और नाइट्रोजन क्षारक आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने देखा कुछ इस तरह से। ये विजिबल है कि नहीं, जरा मैं एक बार देख लूं। मेरा बोर्ड कभी कभी बाहर चला जाए, थोड़ा सा बाहर है, तो इसको थोड़ा नीचे से ही बनाते हैं बच्चों। ये सब कुछ लॉकडाउन के कारण हो रहा है, अदरवाइज हमारे अनअकैडमी की जो टीम है वो यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाई, ना टी शर्ट, उनकी जो स्पेशल टी शर्ट है, तो मैं इसी तरह से कुछ भी जो मिलता है वो चला आता हूँ पहन करके। और लॉकडाउन के बाद हम लोग प्रॉपरली स्टूडियो रहेगा और उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ मेरी कोशिश है कि आपकी तैयारी रुके नहीं, चलती रहे। ठीक है बच्चों, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में देखा गया कि जो बैकबोन है, दो हेलिक्स हैं, और जो ये हेलिक्स 1 है और हेलिक्स 2। इसमें देखा गया कि ये जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है, शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है, और इसमें जो क्षारक हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं, ए हमेशा जो है टी से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ए हमेशा टी से, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। ये बात उन्होंने बताई। ए हमेशा जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा बच्चों, टी से जुड़ेगा। टी हमेशा जुड़ेगा तो यहां क्या आएगा, ए आएगा। जी हमेशा जुड़ेगा तो यहां क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी है तो यहां पक्का जी आएगा। अगेन सी है तो यहां पक्का जी आएगा। यहां जी है तो यहां पक्का सी आएगा। यहां टी है तो यहां पक्का एडेनिन आएगा। यहां ए है तो यहां पक्का थाइमिन आएगा। ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री to each other. A always complement with T, G always complement with C. Are you getting this? तो ये ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद this is 5 end, this is 3 end, and this is 5 end, this is 3 end. कहने का मतलब है यहां जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं A T G C C G T A, अब वही देखिए यहां पे टी ए सी जी जी सी ए टी, इसका ठीक एंटी पैरेलल है। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग दिस? इसका ठीक एंटी पैरेलल है, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक चीज और आप यहां ध्यान दीजिए कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ठीक है बच्चों,
क्यों ऐसा होता है? ये फैशन में नहीं लिखा गया, उनकी केमिस्ट्री ऐसी होती है, उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि यहाँ 3 बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 2 बनते हैं। ठीक है बच्चों, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो दिखाई पड़ गया, लेकिन ये ट्विस्टेड था, ये ऐसे नहीं था, ये लैडर लाइक नहीं था। अब इसको क्या करो, आप नीचे से पकड़ के यूं घुमा दो। तो चलिए घुमा के देखते हैं कैसा बनता है। घुमाने के बाद जो स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में दिखा, ट्विस्टेड था, वो कुछ ऐसा था। उसको हम लोग बनाते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है बच्चों, इसको जब हम लोग घुमा देंगे तो ये क्या होगा, ये ट्विस्टेड हो जाएगा। नाउ इट इज द्विगुणित डबल हेलिकल ट्विस्टेड मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में दिखा। इसमें क्या होता है बच्चों, ए पेयर विथ टी, अब यहां क्या है, अगला है टी पेयर विथ ए, ऐसे ये नाइट्रोजन के क्षार जुड़े होते हैं और इसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, यही स्ट्रक्चर है ट्विस्टेड जो कि दिखा था। ये एक बैकबोन है जिसको आप देख रहे हैं, जो शुगर और फास्फेट की बनी है। ठीक है बच्चों, और ये दूसरी बैकबोन है जो शुगर और फास्फेट की बनी है, और इनके बीच में जी सी सी जी या जो भी सारे नाइट्रोजन क्षार हैं, ये इनको कहा जाता है, यहां से लेके यहां तक को कहा जाता है मेजर ग्रूव। ठीक है बच्चों, और इसको कहा जाता है माइनर ग्रूव। ठीक है बच्चों, और एक मेजर ग्रुप में 10 बेस पेयर होते हैं। अच्छा ये जान लीजिए, ए टी जी सी, इनको एक बेस पेयर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जी सी, इनको एक और बेस पेयर कहा जाता है। बेस पेयर यानी नाइट्रोजन क्षार के पेयर। तो एक मेजर ग्रूव में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। ठीक है बच्चों, 10 बेस पेयर बीपी से करते हैं इसे प्रेजेंट इन वन मेजर ग्रूव। और जो मेजर ग्रूव होता है उसकी जो लेंथ होती है बच्चों, वो होती है 3.4 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में मैं इसे एंगस्ट्राम में पूछूं तो आप बदल लोगे कि नहीं? चलो कमेंट करके बताओ, हाउ मच एंगस्ट्राम? इट विल बी 34 एंगस्ट्राम। कमेंट करने ही नहीं दिया मैंने आपको। एनीवे, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर ये होता है एंगस्ट्राम, और 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर ये होता है नैनोमीटर, और 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर ये होता है माइक्रोमीटर। ये सब आपको याद होना चाहिए मुंह जबानी, ताकि कभी दिक्कत ना हो। जो मेजर ग्रूव है बच्चों, वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्राम का होता है, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं। यानी अगर 10 बेस पेयर 34 एंगस्ट्राम में है तो एक बेस पेयर कितने में होगा? 3.4 एंगस्ट्राम में। 10 बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर में है तो एक बेस पेयर कितने में होगा? 0.34 नैनोमीटर। बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं। अब लेंथ आप निकाल लीजिए डीएनए की, और वो वही आती है लगभग 1.5 से 2 मीटर। फिर वही बात आ गई, 1.5 से 2 मीटर का डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में। तो सारी व्यवस्था नेचर ने की है, सब कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में आपके अंदर भरा पड़ा है, और उसकी जब जरूरत होती है वो अपना एक्सप्रेशन देता है बच्चों। यहां देखते हैं, एक चीज और जान लीजिए, ये जो इस स्ट्रक्चर की जो चौड़ाई होती है, जो हेलिक्स की जो चौड़ाई होती है, वो 20 एंगस्ट्राम की होती है। 20 एंगस्ट्राम या 2.0 नैनोमीटर। एक याद कर लीजिए, तो दोनों लिखने से आप बच जाएंगे। और जो माइनर ग्रूव होता है बच्चों,
माइनर ग्रुप इज ऑफ 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये वॉटसन और क्रिक महोदय ने बताया डीएनए के बारे में और कहा कि डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में कोशिका में होता है, और वो यही स्ट्रक्चर था बच्चों। ठीक है, ऊपर जो मैंने 20 एंगस्ट्रॉम लिखा है वो कट गया है, वो मैं फिर यहां लिख देता हूं। ये जो मोटाई है बच्चों, ये जो मोटाई है इस हेलिक्स की, वो 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ऊपर ये कट गया था, 20 एंगस्ट्रॉम या 2.0 नैनोमीटर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बात आगे बढ़े। ये बात सबको समझ में आ गई? डबल हेलिकल मॉडल किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया बाय डूइंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और 1953 में ये मॉडल दिया था जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इनको 1963 में मिला था, तो डोंट गेट कंफ्यूज, वैसे इतना पुराना नोबेल प्राइज पूछता नहीं है, फिर भी फॉर दिस वर्क दे हैव अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन। नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक छोटी सी क्वेरी मेरे मन में आई, मैंने आपसे यही शेयर करने का विचार किया है। आइए देखते हैं नोबेल प्राइज कौन कौन से क्षेत्र हैं। आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, इट इज गिवन इन द एरिया ऑफ फिजिक्स, इन द एरिया ऑफ केमिस्ट्री, in the area of physiology and medical, in the area of medical, medicine or physiology। ठीक है बच्चों, चौथा in the area of literature, in the area of economics, and in the area of peace। ठीक है बच्चों, कहीं एग्रीकल्चर नहीं लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन आया था कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? पहला ऑप्शन था एग्रीकल्चर, सबने एग्रीकल्चर मार के सभी ने गलत किया, काफ़ी लोगों ने गलत किया। सो दीज आर द एरिया इन विच नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड। और वॉटसन और क्रिक को मेडिसिन, फिजियोलॉजी, मेडिकल के क्षेत्र में 1963 का नोबेल दिया गया था। नोबेल प्राइज किसको? वॉटसन एंड क्रिक। क्या किया था इन्होंने? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है बच्चों, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, जिसके लिए कब दिया था? 1953 में। कैसे दिया था? बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न बन के आपके सामने आ सकते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा, नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। डीएनए तो पढ़ लिया हमने, आरएनए अकेले वहाँ वेट कर रहा है कब से, उस पिछले पेज पे। चलिए आरएनए के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं, भाई तुम्हारा क्या हाल है? आरएनए बताएगा अपना हाल कि मैं तो जो बना हूँ उसमें जो बैकबोन है ना वो राइबोज शुगर है। तो आरएनए से जब आपने पूछा तो आरएनए बोला कि भाई पहली बात सुन कि मेरा जो बैकबोन है वो राइबोज शुगर का है। राइबोज शुगर। कहोगे ये अंतर क्या है? कहा जो सेकंड कार्बन है ना डीएनए के केस में, जो दूसरा कार्बन था वहाँ OH लगा हुआ था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था, मेरे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा है। यही बस अंतर है, यानी सब कुछ सेम है, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा है मेरे सेकंड कार्बन पे, इसलिए हम राइबोज शुगर हैं, हम डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं, हम थोड़े अलग हैं। फिर आपने पूछा और क्या अलग है भाई तुम्हारे में?
कहा कि हम सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, हम डबल हेलिक्स लेकर के नहीं चलते, तो वी आर सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है बच्चों, इनको सिंगल स्ट्रैंड से ही पूरा आनंद है, इनको डबल ज़्यादा बल्कि ग्रुप नहीं रखना चाहते, स्लिम ट्रिम रहते हैं। ये है आरएनए। और तीसरी बात इसने बताई कि जो वहाँ पे थाइमीन लगा हुआ था ना, हम थाइमीन को कुछ समझते ही नहीं, हमारे यहाँ थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो एट प्लेस ऑफ थाइमीन, थाइमीन नहीं पाया जाता, पाया क्या जाता है? यूरेसिल। ठीक है बच्चों, तो थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, यानी AUGC ये पाया जाएगा। ये यहां पे क्या था डीएनए में? डीएनए में थाइमीन था। तो ये तीन चीजें थीं जो आरएनए में अलग थीं। आप इसको नोट कर लीजिए कि भाई हमारे में राइबोज शुगर का बैकबोन है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, और थाइमीन के जगह हमारे पास यूरेसिल पाया जाता है। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और हम लोगों के 3 भाई हैं, डीएनए का तो कोई भाई नहीं है, बट वी आर 3 ब्रदर्स। और तीनों भाई क्या क्या हैं, आप उनके नाम जानिए, क्योंकि हम लोगों को पूरे 3 भाइयों के काम आपको जानने चाहिए। पहला है बच्चों मैसेंजर आरएनए। 3 भाई हैं, 3 टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। यही नाम आप इसमें हिंदी में भी लिख लीजिए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए। हम ये 3 भाई हैं, तीनों के काम अलग अलग होते हैं। कहाँ कौन से काम होते हैं उसको अगले पेज में बताएंगे। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आरएनए का कहना मानिए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। राइबोज शुगर सिंगल स्ट्रैंड और थाइमीन के जगह यूरेसिल बेस का होना आरएनए की अलग ही कहानी कहता है। ठीक है बच्चों, मिटा देते हैं। अब जरा देखते हैं इनके काम क्या क्या हैं। 3 तरह के आरएनए, जिसमें पहला है मैसेंजर आरएनए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करता है बच्चों। मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लाता है, कहाँ से? ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से मैसेज टाइप करवाता है मैसेंजर आरएनए के रूप में। और इस मैसेंजर आरएनए को ये डीएनए है ना, ये टाइप करता है मैसेज किस रूप में? ATGCG ATTCG, कुछ भी ठीक है, जो इसकी जरूरत हो। इनकी भाषा यही है, याद रखिएगा। इनके पास जो अल्फ़ाबेट हैं, ये 4 अल्फ़ाबेट हैं। इसी 4 अल्फ़ाबेट में ये सारी कहानी कहते हैं, ये सारी बातें अपनी करते हैं। इन 4 अल्फ़ाबेट के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। ठीक, एक गलती मैंने कर दिया। आरएनए कहता है मेरे पास टी नहीं है, यू है। तुम टी क्यों लिख रहे हो बेवकूफ़? यू लिखो, क्योंकि जब डीएनए बताएगा टी लिख, तो ये कहेगा नहीं मैं यू लिखूंगा, क्योंकि मेरी फितरत है, मैं यू ही मेरे साथ रहता है, टी रहता नहीं। तो यहाँ यू होगा बच्चों। एक छोटी सी गलती मैंने की थी, उसको मैंने सुधार लिया। डीएनए के पास सूचना मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग सेंट्रल डोग्मा पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का काम मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियस में डीएनए को कहा गया कि भाई बहुत जरूरी है, बना दो इंसुलिन, नहीं तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, शुगर ज़्यादा होगा, न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होंगे, नेफ्रॉन्स डिस्टर्ब होंगे, किडनी खराब होगी और पेशेंट जो है समस्या में आ जाएगा।
तो ये डीएनए कहता है रुको रुको, मैं अभी जो है इंसुलिन बनाने वाली रेसिपी खोलता हूं। ये डीएनए अपना वो रेसिपी खोलता है, यानी उस जीन को एक्सप्रेस करता है, और ये जीन में जो सूचनाएं लिखी होती हैं उसको मैसेंजर आरएनए ज्यों का त्यों लिख करके फटाफट, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है बच्चों, ये सारी प्रक्रिया न्यूक्लियस में हो रही है। ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक। यहां से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से फटाफट ये निकल के साइटोसॉल में आएगा, और साइटोसॉल में बैठे हुए हैं राइबोसोम महोदय। राइबोसोम से आके अटैच हो जाएगा, कहेगा मैं हूं मैसेंजर आरएनए, मेरे पे जो सूचनाएं हैं उसको पढ़ो, और ये प्रोटीन तुम्हें बनानी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि पूरे शरीर को इसकी ज़रूरत है। राइबोसोम कहेगा जो मेरे आका। राइबोसोम का एक दोस्त होता है मज़ेदार सा, वो राइबोसोम की सारी बात मानता है। इस पर सूचनाएं लिखी हुई हैं, राइबोसोम उसको सूचना को पढ़ता है। इसमें कई सारे एंजाइम यूज होते हैं जिसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं, इन नटशेल जानिए। यहां पे ट्रांसफर आरएनए घूम रहा होता है अपना, ये ऐसे ही घूमता रहता है हमेशा। जब प्रोटीन बनानी होती है तब इसकी ज़रूरत होती है। इसको कहा जाता है भैया सुनो, ये सूचनाएं लिखी हुई हैं, ऐसे वाले अमीनो एसिड जो पड़े हुए हैं सेल में बन करके, जो आप प्रोटीन खाते हो वही सारे अमीनो एसिड, उन्हें उठा उठा के लाओ तो ज़रा। ये ट्रांसफर आरएनए फटाफट अमीनो एसिड्स ले आ करके जो सूचनाएं होती हैं उसके आधार पे यहाँ अमीनो एसिड जोड़ना शुरू करता है, और पेप्टाइड्स या प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। ऐसे प्रोटीन बनता हुआ शुरू होता है। यानी ट्रांसफर आरएनए काम क्या कर रहा है, जो राइबोसोम बोलेगा वो वाला अमीनो एसिड उठा के ये ले आके यहाँ रख देगा। अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, मल्टीपल अमीनो एसिड, दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है। अब जैसे ही ये सूचना यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुई, मैसेंजर आरएनए जुड़ा, और जब ये राइबोसोम इसको बता रहा है, ट्रांसलेट करेगा तभी तो बताएगा कि यहाँ ये सूचना है, इसके हिसाब से लाओ, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफर आरएनए पहचान करके रख रहा है, दैट इज ट्रांसलेशन, और जब ये प्रोटीन बन जाता है तो यहीं नीचे आ जाती है अपनी गोल्गी की वेसिकल। वेसिकल कहती है क्या बनाया, तो वेसिकल को पता चलता है कि ये बनाए हैं इंसुलिन, लाओ फटाफट दो। वेसिकल लेती है और ले जा करके उसको बीटा सेल के अंदर, ये सारा काम चल रहा है। वेसिकल ले आके बीटा सेल के बाहर उसे ब्लड का जो वेसल जा रही है उसमें छोड़ देती है, और ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है बच्चों, समझ में ना आया हो तो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उससे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेंट्रल डोग्मा क्या है उसको बहुत आसानी से समझ लेंगे आप। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, ये होता है बाय द यूज ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। आप कहोगे राइबोसोमल आरएनए कहाँ गया? इस राइबोसोम के अंदर ही राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा राइबोसोम के अंदर होता है, इतना ही जानिए। अच्छा, अगर आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ना समझ में आया हो तो आप मान के चलो कि डीएनए माता जी हैं, मॉम, और आपका मन किया कि आप जो है आज किचन में कुछ कमाल का बनाना चाहते हो, कमाल का, जो मतलब सभी लोग खुश हो जाएं, लॉकडाउन का समय भी है। ठीक है बच्चों, तो आपने मम्मी से कहा मम्मी मुझे रेसिपी बताओ, क्या बनाना चाहते हो आप? फॉर एग्जाम्पल शाही पनीर बनाना चाहते हो। मम्मी से आपने कहा कि मम्मी मुझे रेसिपी बताओ, तो मम्मी ने रेसिपी बता दी, एक ट्रांसक्रिप्ट छोटे से पन्ने पे आपको दे दिया, पेज पे, और कहा ये सूचनाएं हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे तुम जो बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। ये हो गया अपना मैसेंजर आरएनए। क्या हुआ? माता जी ने ट्रांसक्रिप्शन दे दिया,
ट्रांसक्रिप्ट दे दिया कि ये हैं आपके इंग्रेडिएंट्स, ऐसे बनाने हैं। अब आप पहुंच गए किचन में। किचन क्या है? दिस राइबोसोम इज किचन। और किचन में जब आप पन्ना पकड़ाते हो, आपको समझ में नहीं आएगा ओ माय गॉड अब कहाँ से कैसे बनाएं, तब तक आपको घूमते फिरते पापा जी दिख जाते हैं। ये हैं पापा जी, डैड। कभी किचन में आते तो नहीं, या आते भी होंगे, अब आप तो बेहतर जानते हो, लेकिन यहाँ उस दिन घूमते हुए दिख जाते हो। आप कहते हो पापा ये मम्मी ने बताया है, ये सूचनाएं हैं, क्या क्या कहाँ रखी हुई ये चीज़ें मुझे नहीं मालूम, आप क्या बता दोगे? तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। तो आप कहते हो पापा पनीर कहाँ रखा हुआ है? पापा फटाफट पनीर ले आके दे देते हैं, आप लगा देते हो। फिर मसाले, प्याज, वॉटेवर जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिखा है, आप उसको ट्रांसलेट करते हो और पापा वो चीज़ें ले आके रखते जाते हैं और अंत में आपका शाही पनीर बन जाता है। उसको आप बाउल में लेते हो और उसे सर्व कर देते हो। ये है आपके किचन का सेंट्रल डोगमा। और ठीक ऐसा ही आपके सेल के अंदर होता है। एज पर रिक्वायरमेंट मैसेंजर आरएनए बनता है और वो मैसेंजर आरएनए अपना ट्रांसक्रिप्ट लेके भागा भागा न्यूक्लियस से बाहर आता है, अटैच होता है राइबोसोम से, और ये राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए की सहायता से उस प्रोटीन को बनाता है और उस प्रोटीन को काम पे भेज देता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता हूँ अब ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का समय भी समाप्त होता है। मिलते हैं कल इसके आगे की कहानी आपको सुनाने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे।